बेटियां लॉटरी की पर्चियां मिक्स करके चीनी मिट्टी के बाउल में डाल दी गई। सेंटर टेबल पर बाउल रखा है और सोफे पर तीनों आसन जमाए बैठी हैं। यह लॉटरी ना तो किसी किटी पार्टी से ताल्लुक रखती है और ना किसी खेल की शुरुआत के क्रम से। यह लॉटरी उस ऋण की अदायगी का क्रम है जो बच्चों पर उनके माँ बाप के प्रति शेष रहता है। सुहासिनी के प्रसव का प्रथम उपहार लड़की था। सुहासिनी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि घर में लक्ष्मी आई है। दूसरे प्रसव में पुनः लड़की के जन्म पर सुहासिनी ने जैसी प्रभु की इच्छा कहकर इसे भी खुशी खुशी स्वीकार किया। दूसरे प्रसव के पश्चात सुहासिनी ने सोच लिया कि घर में 2 गुड़ियाएं ही काफी हैं, बस आगे और नहीं। किंतु पति विनायक जी को घर आंगन में एक गुड्डे की दरकार थी। पति की इच्छा के आगे सुहासिनी के समर्पण का परिणाम भी जब कन्या रूप में अवतरित हुआ तो उसके मन में दुख हुआ कि पति की लड़के की आस वह पूरी न कर सकी। किंतु बाद में सुहासिनी ने मन को समझाया कि यह कन्या भी तो प्रभु का उपहार है। प्रभु के उपहार से मन खट्टा क्यों करूं? घर के आंगन में 3 कलियां सुहासिनी के लाड प्यार की खाद से पुष्प बनने की ओर अग्रसर थी। किंतु हर पुष्प की सुगंध समान नहीं होती। बड़ी लड़की तन्वी पढ़ाई में कुशाग्र थी। डॉक्टर बनकर जन सेवा की अभिलाषा पाले थी। दूसरी लड़की मधु रसोई में माँ के साथ नई नई रेसिपी के नाम पर नई नई प्रयोग करती रहती। कभी तो नया प्रयोग ऐसा होता कि उंगलियां चाटने का मन करता और कई बार ऐसा भी होता कि ना कि निगले बलता और ना उगलते। मधु की आकांक्षा मास्टर से बनने की थी और सबसे छोटी मेघा तो विनायक जी पापा से अक्सर डांट खाती रहती। डांट का कारण पढ़ाई नहीं फुटबॉल थी। पापा को फुटबॉल से उग्र नहीं था, पर उनके लगन से लगाए फूलों के गमलों को फुटबॉल का शिकार होने पर अवश्य एतराज था। सुहासिनी के सुझाव से मेघा फुटबॉल कोचिंग में डाल दी गई। कुछ सपने कहीं तक बनने की राह पर थे तो कुछ सपनों की मंजिल भविष्य की अनिश्चितता पर टिकी थी। बड़ी लड़की तन्वी जब मेडिकल के फाइनल ईयर में थी तो हृदय की कार्यशैली का पाठ पढ़ते हुए उसने यह नहीं जाना था कि दिल बदले भी जा सकते हैं। मेडिकल की किताबों में भले ही यह ना लिखा हो, पर हकीकत में दिल लिए और दिए जा चुके थे। अपने ही बैच के सुशांत को तन्वी दिल दे चुकी थी। माँ सुहासिनी को दिल की इस अदला बदली में कोई एतराज नहीं था। भले ही दिल्ली वाली का दिल चेन्नई के दिल से बदला गया हो। दिल्ली में शहनाइयाँ बजी और सुहासिनी के आंगन की एक चिड़िया चेन्नई के नए घोंसले की ओर उड़ गई। कितनी कठोर है दुनिया की रीत की। दिल के जिस टुकड़े को जतन से पाला हो वह एक झटके में जुदा हो जाता है। किंतु यह भी सच है कि समय की धारा में जीवन पुनः सामान्य भी हो जाता है। एक संतावना और थी कि 3 में से एक ही चिड़ैया तो उड़ी हैं, बाकी 2 तो चहचहा रही हैं। किंतु कितने दिन मझली बेटी मधु ने मास्टर शेफ की कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया, पर उसके रसोई में किए प्रयोगों
को हरी झंडी न मिल सकी। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि होटलों की एक मशहूर चेन ने उसे मैनेजमेंट की पोस्ट पर रख लिया। इसी बीच जयपुर से उन्हीं की बिरादरी का रिश्ता मधु के लिए आया। बात कुछ ऐसी बनी कि तुरंत फुरत मधु भी घर की मुंडेर पूज दिल्ली को बाय बाय कर गई। सबसे छोटी मेघा कहने भर को घर की थी, पर वह गुरुग्राम में ही कमरा लेकर रह रही थी। स्टेट लेवल पर वह हरियाणा की ओर से फुटबॉल खेल रही थी। शादी वादी के चक्कर में फंसने का उसका कोई इरादा नहीं था। सुहासिनी को अपने बचपन का वह किस्सा अक्सर याद आता था, जब उसके आंगन के पोखरे में एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया था। तिनका तिनका जोड़ घोंसला बनाया, उसमें अंडे दिए। नन्हे नन्हे बच्चे चींची करते, चिड़िया चोंच में दाना लाती, प्यार से चुगाती। धीरे धीरे बच्चों के पंख आए और सब उड़ गए अपने नए सवेरे की ओर। क्या वह भी अपने बचपन की वही चिड़िया नहीं है? तीज त्योहार पर जब कोई लड़की आती तो घर के आंगन में बाहर आ जाती, पर कितने दिन, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन। इसके बाद वहीं 2 प्राणी और लौकी तरोई की सब्जी और एक दिन गले में फूलों के हार पहने सहकर्मियों के साथ विनायक जी घर आए थे। अब वह स्वतंत्र थे अपने बगीचे को भरपूर समय देने को। जैसा भी था सब ठीक ही चल रहा था, किंतु एक दिन विनायक जी द्वारा भारी गमला उठाने से ऐसा जोर पड़ा कि दिल गिरफ्त में आ गया। बेटियां आई, सेवा और इलाज भी हुआ, किंतु उनके द्वारा गमले को दी गई सेवा उनकी अंतिम सेवा बन गई। पत्नी और बेटियां जार जार रोई। कितना भी रो लो, जाने वाले लौट कर नहीं आते। सुहासिनी नितांत अकेली पड़ गई थी। बेटियों ने मीटिंग की छुट्टी का तो कोई घर ही नहीं था, तो बाकी दोनों ने माँ को साथ रहने का प्रस्ताव दिया। अनजान भाषा का शहर चेन्नई सुहासिनी को रास नहीं आ रहा था और मधु के संयुक्त परिवार में संधि समधन के साथ रहने में उसे संकोच था, किंतु वास्तविकता तो यह थी कि सुहासिनी उस घर जिसमें उसके दाम्पत्य की अनंत यादें जुड़ी थी, छोड़ना ही नहीं चाहती थी। समस्या का सहज सुलभ हल माँ के साथ एक फुल टाइम मेड रखने के निर्णय पर सहमति बनने के बाद सुलझा लिया गया। यद्यपि माँ के साथ रहने को दिन रात रहने वाली मेड मिल गई थी, किंतु बेटियां पूर्ण अस्वस्थ नहीं थी। उन्हें चिंता तुर देख सुहासिनी ने कहा, हमने कभी तुम सब के भविष्य के लिए घोंसले बना कर नहीं दिए, बस तुम्हें उड़ने की कला सिखलाई। आज तक मैं तुम सब की ही चिंता करती रही, स्वयं से कभी मिलना हुआ ही नहीं। ईश्वर ने मुझे अवसर दिया है स्वयं से मिलने और मनन करने का। मुझे अकेले रहने में कोई भय नहीं, परिस्थितियों पर तो किसी का बस नहीं। हाँ, यदि कोई समस्या हुई तो तुम्हें मोबाइल कर दूंगी। माँ के सकारात्मक विचारों से अस्वस्थ हो तीनों बेटियों लौट गई अपने अपने घरौंदों पर और छोड़ गई पीछे एक सूनापन, किंतु उसे इस सूनेपन से लड़ना होगा, इसके एहसास से बाहर निकलना होगा। दूसरों की चिंता में गुम हुई सुहासिनी ने स्वयं को
तलाशना होगा। बचपन में सुहासिनी को गुड़ियों से बहुत लगाव था। जब कुछ बड़ी हुई तो उसने माँ से गुड़िया बनाना सीखा। धीरे धीरे उसके द्वारा बनाई गई भिन्न भिन्न प्रदेशों की गुड़ियाओं से उसका कमरा भरता गया। कालांतर में कुछ पढ़ाई के बाद से और बाद में शादी के बाद उसका यह शौक जीवन की व्यस्तता में गुम हो गया। उसके मन आंगन से बचपन की गुड़िया दूर हुई, पर घर आंगन में जीवंत गुड़ियों के आने से वह रिक्त स्थान भर गया था। अब जब एक बार फिर उसके घर का आंगन रिक्त हो गया तो पुनः मन के आंगन को बचपन की गुड़ियों से भरना होगा। मेड रूपा की सहायता से गुड़िया बनाने का जरूरी सामान जुटाया गया। जीवन के इस संध्या काल में पुनः बचपन की वह गुम हुई गुड़िया लौट आई थी। जरी गोटा रंगीन धागों से सजी गुड़ियों में सुहासिनी की कला निखार ले रही थी। दुल्हा दुल्हन, मनघट की गुजरिया, राधा श्याम की कल्पना से सजी सुंदर गुड़ियाएं आकार ले रही थी। नव निर्माण की व्यस्तता में जाने वालों का गम हल्का पड़ गया था। आप खुश हैं तो दुनिया खुश है। बेटियों को भी सांत्वना थी कि माँ को जीने का संबल मिल गया, किंतु जीवन में भाग्य चक्र पीछा नहीं छोड़ता। सुहासिनी जब घर की सीढ़ियों से उतर रही थी तो साड़ी में पैर फंसने से लड़खड़ा कर गिर पड़ी। ढलती उम्र, कूल्हे में फ्रैक्चर आया था। बेटियां दौड़ी दौड़ी दिल्ली आई। एक हफ्ते अस्पताल में रहकर माँ घर आ गई। किसी एक बेटी को माँ के साथ रहना है। माँ की ममता का ऋण तो नहीं चुकाया जा सकता, किंतु सेवा करके आत्मसंतोष तो पाया ही जा सकता है। लॉटरी की पर्चियां मिक्स करके चीनी मिट्टी के बाउल में डाल दी गई। सेंटर टेबल पर बाउल रखा है और तीनों सोफे पर आसन जमाए बैठी हैं। जिसके नाम की पहली पर्ची निकलेगी उसे 15 दिन माँ की सेवा करनी होगी। तत्पश्चात दूसरी और तीसरी को 15-15 दिन की सेवा देनी होगी। जीवन की समस्त व्यस्तताओं से आंख मूंद कर माँ की माँ बनना होगा। पहले वह बच्चियाँ थी और माँ उनकी संरक्षिका, किंतु अब किरदार बदल गए हैं। अब माँ एक छोटी बच्ची समान है और वह संरक्षिकाएं। पहली पर्ची मधु के नाम की निकली, दूसरी तन्वी के और तीसरी मेघा के नाम की। तन्वी डॉक्टर हैं। मधु को हिदायतें देकर वह लौट गई चेन्नई। मेघा भी गुरुग्राम के लिए निकल ली। वह घर जो कभी शोरगुल से गुलजार था आज शांत है। समय के पहिए की चाल सामान नहीं होती। मेड रूपा रसोई और ऊपरी काम देख रही थी तो मधु माँ की तीमारदारी में व्यस्त थी। मधु शाम जब माँ को दवाई दे रही थी तो सुहासिनी ने मधु से कहा, बेटी तू चली के मुसाफिर पर समय क्यों खपा रही है? जाकर अपनी गृहस्थी को देख। मधु ने हंसते हुए कहा, मम्मी ये सी बातें क्यों करती हो? तुम्हें तो अभी 100 साल जिंदा रहना है। 15 दिन बाद तन्वी माँ की सेवा के लिए आ गई थी। माँ में सुधार होता दिख रहा था और तीसरे क्रम में मेघा आ गई थी। मेघा को आए अभी 3 दिन ही हुए थे कि सुबह 4 बजे माँ की अचानक तबीयत बिगड़ गई। माँ पसीने से नहा गई थी और सांस उखड़ने लगा था। डॉक्टर और एम्बुलेंस को फोन किया
किंतु जब तक एम्बुलेंस आई तब तक सब समाप्त हो गया था। माँ बेटियों को छोड़ पापा से मिलने जा चुकी थी। बेटियां, उनके पति और कुछ रिश्तेदार आ गए थे। माँ को तन्वी ने मुखाग्नि दी। जब सब कुछ निपट गया तो तन्वी और मधु के पतियों ने अपनी पत्नियों से घर लौटने को कहा। तन्वी ने उनसे कहा कि आप लोग लौट जाएं, हम कुछ दिन रुक कर आएंगे। पति अपनी सहमति दिखाते लौट गए। घर उस खाली पिंजरे के समान लग रहा था जिसका पंछी उड़ गया हो। खाली पिंजरे में रह गई यादों को समेटने में तीनों बहनें कई दिनों तक व्यस्त रही। बहुत कुछ समेटा जा चुका था। मेड रूपा को छुट्टी दे दी गई। रूपा द्वारा दी गई सेवा के एवज में उसे माँ के बर्तनों समेत बहुत कुछ दे दिया गया। आज तीनों बहनों का अंतिम दिन है इस घर में। कल उन्हें वापस लौटना है। माँ की यादों के अंतिम बंटवारे को तीनों बैठी हैं। मेज पर माँ के जेवर और माँ के द्वारा खास अवसरों पर पहनी गई साड़ियाँ रखी हैं। जेवरों का कोई मूल्य निर्धारण नहीं करवाया गया है। जिसको जो पसंद हो ले ले। यहाँ धन का नहीं, यादों का मूल्य है। सबसे पहले छोटी ने, फिर मधु और अंत में तन्वी ने अपनी पसंद के जेवर और साड़ियाँ चुन ली। निर्णय लिया गया कि घर को बेचा नहीं जाएगा। घर पर लड़कियों का कला केंद्र स्कूल खोला जाएगा जिसमें गुड़िया बनाने के अतिरिक्त पेंटिंग आदि भी सिखलाई जाएगी। जब सब निपट गया तो तन्वी ने राहत की सांस लेते दोनों छोटी बहनों को संबोधित करते कहा, जानती हो कि क्यों मैंने पतियों को वापस घर जाने दिया? क्योंकि पतियों को यह सब हमारी भावनात्मक बेवकूफ़ी लगता। वह हमें धन की महत्ता समझाते। उनके दुनियादार नजरिए से जेवर और घर का बराबर बंटवारा होना चाहिए था, किंतु अपनी माँ पर निर्णय करने का अधिकार हमारा है, किसी अन्य का नहीं। माँ के जेवर उनकी यादों के रूप में हमारे पास रहेंगे, धन के रूप में नहीं। मकान रहेगा तो माँ की यादों और हमारा बचपन इसमें महफूज रहेगा। उस आखिरी शाम जब तन्वी माँ की साड़ी पहन कर आई तो दोनों छोटी बहनों को लगा जैसे साक्षात माँ सामने खड़ी हो। माँ की साड़ी में तन्वी को देखकर पहले तो तीनों बहनें खिलखिलाकर हंसी, तत्पश्चात आपस में चिपट कर खूब रोई। आंसू थे कि थम ही नहीं रहे थे।